नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में अपने माननीय सदस्यों का वेतन भत्ते बनाने का बिल पास किया है और यह असर पूर्व विधायकों पर भी पड़ेगा। इससे करीब प्रदेश के बजट पर प्रति माह 31 करोड़ 46 लाख रुपए का सीधा असर पड़ेगा। तो सवाल यहां पे यह है कि क्या वास्तव में ये इन परिस्थितियों में भत्ता बढ़ाया जाना वाजिब था? मैं ये नहीं कह रहा कि भत्ता वास्तव में नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, खर्चे बढ़ रहे हैं, समय बदल रहा है, लेकिन एक तरफ सरकार आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही है। बेशक आप बहुत अच्छा बजट दे रहे हैं, कहने को भी सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन योजनाएं जिस तरह से ठप दिखाई दे रही हैं उससे तो यही संकेत जाता है कि अभी राजस्थान में आर्थिक पोजीशन जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है। खैर चलिए, लेकिन विधानसभा ने बजट पास ये संशोधन बिल लेकर के आए हैं और इससे वेतन भत्ते बढ़े हैं। सवाल कोई नहीं कर सकता, महज एक चर्चा की जा सकती है। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। मैं आपको मजमून दिखाऊंगा, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। राजस्थान विधानसभा में सत्र के आखिरी दिन विधायक और मंत्री अपनी तनख्वाह बढ़ाने की जल्दबाजी में थे। ऑनर किलिंग बिल पर चर्चा हो रही थी, लेकिन विधायकों और मंत्रियों ने जनता से जुड़े इस बिल को रोककर पहले अपने वेतन बढ़ाने का विधेयक पेश कर लिया। इस विधेयक के पास होने के बाद ही विधायक व मंत्रियों ने फिर ऑनर किलिंग बिल पर चर्चा की। पिछले 3 सालों में राजस्थान विधानसभा से विधायक और मंत्रियों ने अपने वेतन को 60 गुना तक बढ़ा लिया है। इनके वेतन 20,000 तक बढ़ गए हैं। बात बात पर विवाद खड़ा कर सदन का समय जाया करने वाले पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने महज चंद मिनटों में ही अपने वेतन भत्ते का विधेयक पास करा लिया। जिस तरह कर्मचारियों का वेतन, अधिकारियों का वेतन बढ़ता है 7वें वेतनमान के जरिए, अलग अलग वेतनमान के जरिए, उसी तरह इनका भी वेतन बढ़ाया जाता है और ये वेतन एक सतत प्रक्रिया इसलिए बढ़ाया गया। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 26 अप्रैल 2017 को ही मंत्रियों व विधायकों ने वेतन बढ़ाए थे और एक बार फिर से महंगाई का रोना रोकर इन्होंने अपने वेतन बढ़वा लिए। इस वेतन भत्ते बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार पर कुल 31 करोड़ 46 लाख रुपए का मासिक भार पड़ेगा। विधायकों का वेतन अब 25,000 से बढ़कर 40,000 हो गया है। निर्वाचन भत्ता 50,000 से बढ़ाकर 70,000 हो गया। वहीं विधायकों का दैनिक भत्ता 15,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया है। राज्य के बाहर का भत्ता 2,500 रुपए हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री का वेतन 55,000 से बढ़कर 75,000, विधानसभा अध्यक्ष का 50,000 से बढ़कर 70,000, डिप्टी स्पीकर का 45,000 से 65,000, वहीं डिप्टी सीएम का 10,000 से 65,000, कैबिनेट मंत्री का 45,000 से 65,000 रुपए, वहीं राज्य मंत्री का 42,000 से 62,000 रुपए, संसदीय सचिव का 40,000 से बढ़कर 60,000 रुपए कर दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष का 45,000 से 65,000 रुपए हो गया है। पूर्व विधायकों की पेंशन भी 25,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री का वेतनमान 55,000 से बढ़कर 75,000 रुपए हुआ। विधानसभा अध्यक्ष का 50,000 से बढ़कर 70,000 रुपए हुआ। विधानसभा उपाध्यक्ष 45,000 से बढ़कर 65,000 रुपए हुआ। कैबिनेट मंत्री का वेतन 45,000 से बढ़कर 65,000 रुपए हुआ। राज्य मंत्री का वेतन 42,000 से बढ़कर 62,000 रुपए किया गया है। वहीं संसदीय सचिव का वेतन 40,000 से बढ़कर 60,000 रुपए हुआ। मुख्य सचेतक का वेतन 45,000 से बढ़कर 65,000 रुपए हुआ। उप मुख्य सचेतक का वेतन 42,000 से बढ़कर 62,000 रुपए किया गया है। नेता प्रतिपक्ष का वेतन 45,000 से बढ़कर 65,000 रुपए कर दिया गया है। माननीय जनप्रतिनिधियों के भी वेतन भत्ते बढ़े। विधायक का वेतन 25,000 से बढ़कर 40,000 रुपए किया गया है। वहीं भत्तों में इस तरीके से हुआ इजाफा। मुख्यमंत्री को सत्कार भत्ता मिलेगा 85,000 रुपए प्रति माह। मंत्री राज्य मंत्री को मिलेगा 80,000 रुपए प्रति माह। संसदीय सचिव को 70,000 रुपए प्रति माह। उप मंत्री को 60,000 रुपए प्रति माह मिलेगा सत्कार भत्ता।
मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री को अब 10,000 के बढ़ाया। 30,000 रुपए मासिक मिलेगा मकान किराया। एमएलए का दैनिक भत्ता 1,500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया। वहीं राज्य के बाहर 2,500 रुपए हुआ उनका दैनिक भत्ता। निर्वाचन भत्ता प्रतिमाह 50,000 से बढ़कर हुआ 70,000। टेलीफोन भत्ता प्रतिमाह 2,500 रुपए किया शुरू। निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण हेतु वाहन के लिए अधिकतम 15 दिन के लिए 45,000 रुपए प्रतिमाह किया। रेल और हवाई भत्ता सालाना 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया। मकान किराया 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया। पूर्व विधायकों की पेंशन बेबी 10,000 भी की गई। विधायकों की पेंशन 25,000 प्रति माह से बढ़ाकर 35,000 रुपए प्रति माह की गई है। वहीं चिकित्सा सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। वहीं रेल और हवाई भत्ता भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए गए हैं। पूर्व सदस्यों के निधन के पश्चात 100 रोडवेज के कूपन उनकी पत्नी को मिलेंगे। अध्यक्ष का फर्नीचर खर्चा कार्यकाल के दौरान अब 6 लाख रुपए मिलेगा। उपाध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप मुख्य सचेतक, नेता प्रतिपक्ष को मिलेगा 5 लाख रुपए पूरे कार्यकाल में फर्नीचर के लिए। लगता है मुई महंगाई का जोर राजस्थान के आम आदमी पर ही नहीं चलता है, लेकिन माननीय मंत्री विधायकों का हाल तो देखिए। महंगाई ने जैसे कमर तोड़ रखी है, तभी तो हर बार महंगाई का रोना रोकर अपने वेतन भत्ते बढ़वा लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा माननीयों का भत्ता किस तरह से बढ़ा दिया गया और भत्ता भी अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है। इससे राज्य के बजट पर 36 करोड़ रुपए प्रति माह के हिसाब से असर पड़ेगा। ये एक बड़ी बात है। चलिए, उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, वरिष्ठ पत्रकार। उमेंद्र जी, इस बढ़ोतरी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने खून बहा, जिन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि लोकतंत्र के जो राजा हैं इतनी सुख सुविधाएं लेने के लिए समय समय पे विधानसभा हो या लोकसभा या राज्यसभा उसमें प्रस्ताव लाए जाएंगे। ये मुद्दा ऐसा है कि किसी भी, चाहे विपक्ष का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी ने भी इस पे असंतोष व्यक्त नहीं किया। बाकी आम मामले होते हैं उसमें ये देखा जाता है वॉकआउट हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा, विरोध होगा। इसमें किसी ने कोई बात नहीं की कि संशोधन होना चाहिए, या किसी विधायक ने नहीं कहा कि मैं इसके खिलाफ में हूं। सबने इसको ध्वनिमत से पास किया कि सबको चाहिए, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, बसपा के हो, सब ये माकपा के हो। हम वैसे तो मंचों पर तो बात करेंगे शुचिता की, लेकिन जब हम जनता की सेवा का उद्देश्य लेके चुनावी पॉलिटिक्स में आते हैं तो हमें यह भी कहना चाहिए कि जनता पे बोझ नहीं बनना चाहिए। अब हमने जनता पे बोझ बनाने का काम किया है। मुझे ध्यान है, आपको ध्यान होगा कि जब पहले विधायक 1952 में विधायकों को, सांसदों को केवल 21 रुपए भत्ता मिलता था, वो भी केवल उस समय मिलता था जब सदन चलता था। अब इनको विधानसभा का भत्ता भी, फर्नीचर का भत्ता भी, स्टेशनरी का भत्ता भी, यानी एक विधायक पे 2 लाख से अधिक का सरकार का खर्चा होता है। आवास व्यवस्था, ये सब कुछ है। इन सब बातों को यदि हम देखेंगे तो ये जनता पे बोझ बढ़ाने वाली बात है। जनता पे बोझ बढ़ाओगे, ठीक है, बहुत से विधायक ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि हम जन सेवा के लिए पॉलिटिक्स में आए। तो जन सेवा ये नहीं हो सकती कि आप भत्ते बढ़ाए। हमेशा मैं ये मानता हूं किसी विधायक ने ये हिम्मत दिखाई होती कि भाई मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इन भत्तों के खिलाफ होकर बहिष्कार कर रहा हूं, मैं, किसी ने नहीं किया। अब सब लोगों को चाहिए। ये मैं कह सकता हूं कि ये जब यदि किसी फौजी के वेतन भत्ते की बात आती है, सरकारी कर्मचारी के वेतन भत्ते की बात आती है, तो उनके लिए आप आयोग बैठाते हैं। 7वां वेतन आयोग बैठेगा, फलाना बैठेगा, उसकी सिफारिश होगी, वित्त विभाग को भेजो, या ध्वनिमत से पास हो गए सब। ये सब क्या है? यानी लोकतंत्र के हम रक्षक हैं तो हम जो चाहे ले लें, क्योंकि कुंजी हमारे पास में, फाइनेंस हमारे पास में, हम जो निर्णय लेंगे हो गया। हां, ठीक है कि जब अब पॉलिटिक्स भी पूर्णकालिक हो गई, आवश्यकता इस बात की, जो व्यक्ति पूर्णकालिक पॉलिटिक्स में है उसको भी खर्चों की आवश्यकता होती है, लेकिन इस प्रकार से बढ़ाना यह उचित नहीं है। जो राजनीति में है, जिनके पास अन्य कोई काम नहीं, बहुत से विधायक जब
नामांकन के समय अपना देते हैं कि 200 करोड़ की पार्टी है, 300 करोड़ की पार्टी है, 1 करोड़ से कोई कमी नहीं है। वो वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए ध्वनिमत से लेके आ रहे हैं, सदन प्रस्ताव पास लेके आ रहे हैं। आप ऐसी लोकसभा में देखिए, एक सांसद का खर्चा 5 लाख के आसपास का पड़ता है महीने का, उनको अलाउंस मिलता है, सब कुछ मिलता है। पूर्व विधायकों को भी मिला, ठीक है, पूर्व विधायक आप एक दफा बन गए, जीवन भर आप आनंद लीजिए, हो गया। यानी अब ये लगने लग गया कि राजनीति की जो लोकतंत्र की गाय है, दूध देने वाली गाय हो गई, इसको जितना दो सको दो लो। सोने के अंडे देने वाली अंडे देने वाली मुर्गी हो गई। अब ये इसमें हम शुचिता की बात कितनी किए जाते हैं, राजनीति में सुधार होना चाहिए, हम कर्मचारियों से उम्मीद लगाएंगे, उनको ये कि आपको मांग नहीं करनी चाहिए, उनको आंदोलन पे जाना पड़ता है, समझ। अभी कुछ दिन पहले पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन हुआ, उसमें बात हुई कि हमको सुविधाएं दी जाए। ठीक है, आपकी एक यूनियन बन गई, संगठन बन गया, पूर्व विधायक है, लेकिन हमारे की एक उद्देश्य यही होता है कि वेतन भत्ते ही है, आप क्षेत्र में जाइए, जो समस्या। अब ये इनकी मुख्य बात यह आई, जो विधायक कोष होता है, सांसद कोष होता है, उसमें बढ़ोतरी हो गई। आप सिफारिश कीजिए ना, आपको कोष की क्या आवश्यकता है। यदि मैं विधायक हूं या मैं सांसद हूं तो मैं अपना सरकार को लिखूंगा कि मेरे क्षेत्र में ये काम होना चाहिए। क्यों एक हम उसमें बजट में बांधना चाहते हैं इसको। यदि आप जनप्रतिनिधि, आपका इतना प्रभाव होना चाहिए कि आपके कहने से काम हो। यह आपने एक लिमिटेशन बना दी कि विधायक के लिए 2 करोड़, इनके लिए। अब ये जो विधायकों के लिए, सांसदों के लिए वेतन भत्ते बढ़ते हैं, इसका जो प्रभाव है नीचे तक आता है। महानगर पालिका में भी होगा, पंचायतों में भी होगा, इनमें भी होगा, पंचों में भी होगा, सरपंचों में भी होगा। ये हर व्यक्ति की होगा कि जब जैसा आपने ऊपर का देखा वैसा नीचे भी होगा। यानी हर जगह ये होगी कि जनप्रतिनिधि बनने का मतलब है वेतन भत्ते सुविधाएं लेने का। जी, लेकिन पेंशन व्यवस्था, और ये देखिए पार्षद को नहीं मिलती, मेयर को नहीं मिलती, सभापति को नहीं मिलती, ये केवल एमएलए और एमपीज को मिलती है। जी हाँ। पर मैं एक बात दूसरी कहना चाहूंगा, देखिए दोनों पहलू हैं इसके। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, क्षेत्र की जनता की अपेक्षा रहती है, उनको आना जाना, ये पैसा, क्योंकि आज कोई भी ब्यूरोक्रेट, आज मंत्री उस विभाग का बॉस होता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, वो उसके अधीन होते हैं। लेकिन उनकी सैलरी को अब देखिए किस स्तर पे लगातार, अब ये कमीशन, अब ये इनके बढ़ोतरियां हो रही हैं। और अगर एमएलए की, मिनिस्टर की सैलरी बढ़ती है तो इसमें अतिशयोक्ति तो मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। लेकिन चुनाव जिस तरह से जितना महंगा होता जा रहा है, वो पैसे फूंक के, पानी की तरह पैसे फूंक करके आते हैं, वो एक चिंता का विषय होना चाहिए। बिल्कुल है, बात शुचिता की होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि राजनीति का खेल महंगा नहीं हो, सामान्य व्यक्ति भी चुनाव लड़ सके। अब ये क्या है कि जब ये दिखेगा कि इतनी इतनी सुविधा है, ये सुविधा मिलेगी, बढ़िया बंगला मिलेगा, पानी फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, टेलीफोन फ्री मिलेगा। अब मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, बीएसएनएल ने या बाकी योजनाओं में टेलीफोन इतना सस्ता है, तो आप 2500 रुपए किस बात का देते हो महीने का? 500 रुपए में अनलिमिटेड है, 125 रुपए में अनलिमिटेड है। ये आप बोझ बढ़ा रहे हो फालतू का। सांसद को 2 फर्स्ट एसी के और 1 सेकंड एसी का टिकट मिलता है, वो अपने साथ किसी को भी लेके जाए। पूर्व विधायकों को आपने 1 लाख रुपए तक की यात्रा का दे दिया इसमें, प्लेन का इसका। अब आपने तो यहां तक भी जोड़ दिया कि यदि पूर्व विधायक की पत्नी का निधन हो जाएगा तो 100 कूपन उनकी पत्नी को मिलेंगे। ये आप इन सब चीजों को, यदि देशभक्ति की बात है, होनी चाहिए, आपने सेवा की, आपको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन लाभ इतना ही मिलना चाहिए आटे में नमक का, जितना आपने तो नमक में आटा डाल दिया इसमें। आने वाला वक्त ऐसा नहीं होगा कि आज वेतन भत्ते पेंशन सरकारी कारिंदों पे जितना पैसा खर्च हो रहा है, मुझे लगता है विकास के लिए तो बहुत कम बचता है, बहुत कम। तो क्या आने वाला वक्त एक ऐसा हो सकता है कि कोई देखो, टैक्स पेयर तो हर व्यक्ति है, जो चाय का कप पीता है, कई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, वो भी टैक्स पेयर है। ये नहीं कि जिसकी इनकम ज्यादा है वही टैक्स पेयर है, हर व्यक्ति टैक्स पेयर है। हम सांस ले रहे हैं तो टैक्स देते हैं। योगेंद्र जी, बेशक कोई बीपीएल कार्ड होल्डर होगा, लेकिन टैक्स पेयर वो भी है। योगेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सांसद को वाहन खरीदने के लिए लोन मिलता है। हाँ, सांसद विधायक को जो वेतन मिलता है वो टैक्स उस पर नहीं लगता, टैक्स फ्री होता है। हाँ? यानी एक जो फौजी है, जो बॉर्डर पे है, अपने परिवार से लाखों किलो का, हजारों किलोमीटर आगे बैठा है, दूर बैठा है, वो टैक्स देगा। उसको लोन, गाड़ी लेने के लिए लोन लेने में कितनी समस्या आएगी। आप सांसद बन गए, आपको वाहन का भी लोन मिलेगा, आपके बच्चों को भी मेडिकल की सुविधा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कुछ तो कीजिए ना, सोचिए, देश की जनता पे क्यों बोझ डालना चाहते हैं आप? यानी हम ये देखें कि अब हम भाग्य विधाता हैं, हम लोकतंत्र के भगवान हैं, तो जो निर्णय हम ले लेंगे वो सही है।
यहां आप देखिए कि देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो निष्काम भावना से बिना लालच के सेवा देने को तैयार हैं। हजारों लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो राजनीति को सेवा का उद्देश्य मान के सेवा देने को तैयार हैं। बहुत से लोग मिल जाएंगे ऐसे, आप उनकी सेवा लीजिए ना। जब हम पैसे देके टिकट लेके आते हैं तो हम देखेंगे इस लोकतंत्र की गाय को जितना दो सके दो ले। इन सब बातों को यदि हम देखेंगे तो ये आने वाले समय में अच्छे संकेत नहीं है। आप देखना कुछ समय बाद में जैसे कर्मचारियों की यूनियन बनती है, जैसे वो आंदोलन पे जाते हैं, वैसे इनको भी ये सड़क पे आएंगे, इनको भी आंदोलन की राह पे आएंगे कि समय समय वेतन भत्ते बढ़ाइए। यानी वेतन भत्ते बढ़ाओ ठीक है, लेकिन इतना बढ़ाओ कि लोकतंत्र में लोग उसको स्वीकार कर सके। यदि हमने देखा कि जो हमारे हाथ में है हम किए जाए, बहुत से राजनीति में ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुचिता दिखाई है और हम मानते हैं कि वो एक उदाहरण है। हजार लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं और उन्हें मौका मिलना चाहिए। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे विधायक मैंने देखे, ऐसे सांसद मैंने देखे जिनके जीवन में पारदर्शिता एक उदाहरण के रूप में बताई जाती है, बहुत ऐसे। लेकिन अब जो नए विधायक आने लगे वो पहले देखते हैं कि हमको सुविधाएं क्या मिलेगी, वेतन भत्ते की। मैं आऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा। ये इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुमित्रा सिंह जी हैं, जिनको काफी बड़ा विधायिका का अनुभव है। लंबे समय तक विधानसभा की सदस्य रही हैं, खुद स्पीकर रही हैं। मैडम, वेतन भत्ते बढ़ाए गए, समय की डिमांड थी या फिर एक सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है? आज आपने मुझे एक ऐसे विषय पे यहाँ आमंत्रित कर लिया कि बड़ा मुश्किल है कुछ भी कहना। मैंने तो जब ये शुरू में आपके कार्यकाल में भी, हाँ, विधायकों को जब पेंशन की बात आई थी तब भी मैंने ये बात कही थी कि कम से कम जो 3 बार जीते, 15 साल तक जो असेंबली में रहे, उसको तो पेंशन देना उचित है, क्योंकि सरकारी नौकरी को भी 15 साल के बाद ही पेंशन मिलती है। एक बार तो करें किसी भी, जैसे कहना चाहिए, कोई भी जीत किया जाता है। लहर चलती है इस देश में, तो कभी अंडर करंट चलती है, कभी कुछ और होता है, तो एक बार तो कोई भी जीत किया जाता है। लेकिन 15 साल तक जो असेंबली में बिता ले, वो डॉक्टर भी होता है तो सारा, जैसे कहना चाहिए, मेडिकल साइंस इतना रैपिडली बढ़ता है कि वो सब भूल जाता है। और वकील भी जो है वो 15 साल बाद जब जाता है कोर्ट में तो उसकी भी मुश्किल होती है। तो मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि कम से कम 3 टर्म जो जीते उसको पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन इस बार जो कुछ किया है वो एक इजाफा करते सत्कार भत्ते में या पे में या डेली अलाउंस में, तो समझ में आती थी बात। इन्होंने तो कुल मिलाकर के सब में ही अपने बढ़ोतरी कर और बेतहाशा कर ली। 36 करोड़ 46 लाख 41 लाख रुपए का असर पड़ेगा प्रति माह, एक बड़ा वो है ये। चले श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आप तो खुद भी साक्षी रहे इस विधेयक को पास कराने में, और क्या लगता है आपको? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो योजनाएं हैं वो डंप हो रही हैं कि राज्य के पास में पैसे की बहुत कमी है, दूसरी तरफ 36 करोड़ रुपए प्रति माह, आई थिंक एक बड़ा अमाउंट है। जो इजाफा है ये तो ऑलरेडी जो पे हो रहा है वो तो अलग है। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि वेतन भत्ते बढ़ाने की बात को लेकर के हमेशा ही आनंद में आता है, इस बिल को प्रिंटिंग नहीं हो पाया था, इसलिए सदन की कार्रवाई उस दिन 1 घंटे बढ़ानी पड़ी थी। उसमें नहीं था वो, बीच में रोक करके। आप देखिएगा कि मैं कह रहा हूं कि बिल प्रिंटिंग नहीं हो पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन बजट पारित हो रहा था उस दिन कहा था कि वेतन भत्ते बढ़ाने को लेकर के प्रतिपक्ष और मंत्रिमंडलीय समिति बनाई थी और ये 8 राज्यों का अध्ययन करके रिपोर्ट पेश करेगी, उसके आधार पर हम उस पर कुछ इजाफा करेंगे। क्योंकि पूर्व विधायकों का जो सम्मेलन हो रहा था, सुमित्रा जी भी वहां मौजूद थी, तो वहां निश्चित रूप से हरियाणा के, पंजाब के और कर्नाटक के पूर्व विधायकों के अध्यक्ष आए थे, तो उन्होंने बताई थी हमारे यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और यहाँ नहीं है सुविधाएं। कुछ सुविधाएं देना में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से बेतहा वृद्धि की है और 8 राज्यों का अध्ययन इतनी जल्दी हो गया, और पक्ष विपक्ष इस बार तो माकपा का व्यक्ति भी खड़ा होकर के विरोध नहीं कर पाया, इसका विरोध करा ही नहीं रहा है वैसे। और ऐसे पास किया कि भाई अच्छा, धारीवाल जी को कहा गया कि ये तो बता दो कि कितने बढ़ गए, कि बहुत बढ़ गए हैं इस बार, आपको खर्ची देने के लिए, बच्चों को खर्ची देने के लिए, कपड़े दिलाने के लिए सब कुछ मिलेगा, आप चिंता मत करो, खुशी खुशी जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी।
इस प्रकार से अगर वेतन भत्ते बढ़ाने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा में अगर इस तरह की चीज बोले तो आप दिखेगा कि आखिर क्या है। तो आप इस पर चर्चा कराने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कर्मचारियों का बढ़ता है वैसे इनका बढ़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप प्रस्ताव दो प्रस्ताव ला करके आप कहो कि दिखेगा, आप जब भी कोई स्टेट से बाहर अगर विधायक जाते हैं, कमेटी जाती है, तो वहाँ स्टेट गेस्ट के रूप में उनको सुविधाएं मिलती है। कोई नॉर्मल खर्चा होता है, बहुत ज्यादा खर्चा मेरे को नहीं लगता होगा कि 2,500 रुपये प्रतिदिन का खर्चा होता होगा, क्योंकि मैडम तो क्योंकि खुद इस प्रक्रिया की खुद रहे हेड और उन्होंने खुद ने देखा है। अब आप क्योंकि आपको 1750 मिलता था, आपने 2,500 रुपये कर दिया। जयपुर में आपने 2,000 रुपये प्रतिदिन का भत्ता कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं। और आप टेलीफोन तो आजकल खर्चा कम होता जा रहा है। 2,500 का खर्चा तो कहीं टेलीफोन का शायद आप और मैं भी जानते हैं कि संचार व्यवस्था में जब से क्रांति आई कि उसका कम खर्चा हुआ है। अब इनका 2,500 रुपये प्रति माह वो, और उसके कुछ चीजों को लॉजिकली नहीं बनाया है, तो इसलिए बनाया जा सकता था। इसलिए कोई चीजें हैं, क्योंकि अब इतना देखिएगा कि आप सत्कार भत्ता मिलता था 10,000 और बढ़ा दिया इन्होंने। अब पूर्व विधायकों की पेंशन एक साथ 10,000 रुपये बढ़ाए इन्होंने, जबकि पहले स्टार्टिंग तो कितनी कम की थी आप। और क्योंकि सुविधाएं एक मेरा छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल। हाँ, शुरू में 9 बार जीतने के बाद मुझे 13,000 रुपए मिलता था पेंशन जी। लेकिन यहाँ मैडम आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में वक्त आ गया है? देखिए, जो एमएलए बनकर के आता है, आज सहज नहीं है एमएलए का चुनाव, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए। आजकल लाखों की हजारों की तो बात ही खत्म हो गई है। क्या वास्तव में इस पे लगाम लगाया जाना चाहिए? क्योंकि जब पैसा बहुत खर्च होता है तो हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, पैसा दिखता भी है कि पैसा मिलना चाहिए, तो इसे कहीं पे योगेंद्र जी बात है कि आप पैसा आखिर कितना मिलना चाहिए, एक इससे की लिमिट भी तय होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप क्योंकि विधायक हैं, विधायक होने के नाते आपका सम्मान होना चाहिए, उसमें दो राय नहीं, आपको सुविधाएं देती है। अब देखिएगा, आपने जो खर्चा होता था कि आपको 50,000 तक का यात्रा भत्ता मिलता था, आपने और 3 लाख तक, पूर्व विधायकों को 1 लाख तक कर दिया, 3 लाख तक का यात्रा भत्ता देने के बाद, और उन्होंने कहा कि अगर खर्च नहीं होगा तो दूसरे साल में जुड़ जाएगा, फिर आगे तो नहीं जुड़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें आप दीजिए, सुविधाएं दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आम जनप्रतिनिधि सेवा भाव ना करे। फिर ये पैसा मिले कोई दिक्कत नहीं, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पैसा मिल रहा है क्योंकि एक IAS अधिकारी को भी आप 2 लाख रुपए देते हैं, लेकिन आप उसके बाद फिर आप अपने कर्तव्यों की पालना ढंग से नहीं करो, अपने लोगों की सेवा नहीं करो। ये थोड़ा सा होता है कि आप विधायक जी के पास कोई आम व्यक्ति जा रहा है जिसकी सिफारिश नहीं है, उसको आप इग्नोर करो, और उसको जिस तरह से महत्व उसको दिया जाना चाहिए उसको नहीं दे। पैसे वालों को पैसा देना, जो खनन वाले उनको महत्व देना, बजरी माफिया को देना, और बाकी जितने माफिया जिस तरह के हैं जो कि आपको अलग से धन उपलब्ध कराते हो, उनको महत्व देते हो। आपका जो जनप्रतिनिधि उसका होता है, जिसका कोई रखवाला नहीं होता, उसका आप मदद करोगे तो निश्चित रूप से आपको वो दुआएं देगा, और वो दुआएं निश्चित रूप से आपके काम आती है। चाहे भले चुनाव जीतो या नहीं जीतो, बात अलग है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आपका दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है क्योंकि आप कर्मचारी भी लगाते हैं, सरकारी कर्मचारी लगा लेते हैं, तनख्वाह तो सरकार से देते हैं, क्योंकि उतना इन्फ्लुएंस तो होता ही है कि आप किसी भी विभाग के कर्मचारी को बुला करके अपने यहाँ लगा लेते हैं, और फिर वहां से वेतन भी अलग ले लेते हैं उसका। तो ये सारी चीजें थोड़ी नैतिकता भी बरतनी पड़ेगी। और क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि पेंशन का अब बाकी जब सब जगह जजेस को मिलता है या बाकियों को सबको पेंशन देने की जो प्रवृत्ति शुरू की है, तो जनप्रतिनिधि को पेंशन मिले, लेकिन ये बात सही है कि कम से कम 10 साल या 15 साल अगर वो विधायक चुन जाता है तो कोई दूसरा काम तो नहीं कर सकता, इस नाते से उसको पैसा तो दिया जाना चाहिए। लेकिन पूर्व विधायकों को भी निश्चित रूप से, अगर आप किसी विधायक को 50,000 रुपए करीब महीने का या 40,000 रुपए अब तो करीब बैठ रहा है दे रहे हैं, तो उसका उपयोग भी तो कुछ करो। आप उसको देखिएगा प्रशासनिक दृष्टि से, उसको आप उसके जिले में पूर्व विधायक 3 बार का, 2 बार का, 5 बार का विधायक है, तो आप उस जिले में आप समिति बना सकते हो, उस समिति के प्रशासनिक अधिकारियों को कंट्रोल कैसे किया है उस समिति में उनको उपयोग कर सकते हो। या विधानसभा की कमेटीज जो है, क्योंकि नए विधायक तो समझ ही नहीं पाते, जब तक तो समझ पाते तो 3 साल पूरे हो गए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत वरिष्ठ विधायक है 5 बार 4 बार के, उनको उन कमेटी में डाल करके उनका प्रशिक्षण देने का काम भी पूर्व विधायकों के माध्यम से, वरिष्ठ विधायकों के माध्यम से कराया जाना चाहिए। क्योंकि आप पैसा दे रहे हो तो उसका कोई भी अकाउंटेबिलिटी तय भी की जानी चाहिए। पूर्व विधायकों का महत्व बहुत होता है। अब जैसे मैडम खुद
विधानसभा अध्यक्ष नहीं, तो इनको प्रक्रिया की बहुत सारी जानकारी है। इनको निश्चित रूप से उन विधायकों के अंदर आप देखिएगा, ये तो पुराने विधायक, वरिष्ठ विधायक निश्चित रूप से नए विधायकों को बहुत तरीके की चीजें सिखा सकते हैं, लेकिन वो परिपाटी मेरे को नहीं लगता जितनी हो पा रही है, होनी चाहिए। ये सारी बातें होनी चाहिए। विधानसभा की कमेटीज में पूर्व विधायक जो वरिष्ठ हैं, जो 5 बार 4 बार जीते हुए हैं, उनको अगर स्थान देंगे तो कोई महत्व कम नहीं होगा उस कमेटी का, उस कमेटी का महत्व बढ़ेगा, क्योंकि वो दायित्व का निर्वहन करने का तरीका बताएंगे जो नए विधायक है, और वो कमेटी पावरफुल तरीके से काम करेगी, जिसका आपके पास में आ रहा हूं वापस। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं मान्यों के वेतन भत्ते की। चलिए, मैं श्याम जी आपके पास में था, मैं एक बात जानना चाहूंगा। यहाँ पे ये कहा जाता है कि कोई भी मंत्री उस विभाग का सर्वेसर्वा होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है। सैलरी जो स्ट्रक्चर है, वैसे तो समय के साथ ये बात सही है कि कुछ चीजें इसमें जोड़ी जानी चाहिए, कुछ जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए कि आप जब 2500 रुपए ले रहे हैं तो दूसरी जगह का आतिथ्य भाव है उसे स्वीकार नहीं करें, या फिर उसके इतना पैसा आप लेंगे। अगर जब आप बाहर जा रहे हैं, आप टूर पे जा रहे हैं, तो वहां की व्यवस्थाएं होती हैं। आप जैसे सुझाव बहुत अच्छा है ये कि एक्स एमएलए जो वास्तव में अच्छे पार्लियामेंट्रियन रहे हैं, उन लोगों की सुविधाएं लेनी चाहिए कि आप सदन के जो नए सदस्य हैं उनको बताइए आप क्या प्रोसीडिंग होती है, किस तरह से 295 स्थगन शून्य काल का महत्व क्या है, आप अपने क्षेत्र की चीज को कैसे उठा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उनकी सेवाएं ली जानी चाहिए, बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन समय के साथ क्या आज ये माना जा सकता है कि 65,000 रुपए या 62,000 रुपए या 70-75 ये बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं, क्योंकि आप देखिएगा जिस प्रकार से विधायक चुन करके आता है तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारियां उसी तरह से रहती है, चाहे हारे या जीते। हार भी जाता है तो लोग तो कहते हैं कि हमने तो तुम्हारे को समर्थन किया था, हमारा तो आप काम करो, तो उसको मजबूरी में आना पड़ेगा। जयपुर भी आना पड़ता है, बाकी जगह भी जाना पड़ता है, और उनको संचार क्रांति के तहत सारी सुविधा देने में तो कोई दिक्कत, लेकिन उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि विधानसभा तो बहुत ज्यादा चलती नहीं अपने यहाँ पे। अपने यहाँ करीब 21 दिन अभी चली है, विधानसभा तो नहीं चलती, और उसके बाद कमेटी की बैठक में 10 दिन वो तो मिनिमम 15 दिन तक महीने में चलती है। उस कमेटी का महत्व बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप कमेटी की बैठकें हो रही है, उसमें जो कुछ विधानसभा में उठाए मामले सारे चीजें, वो सारी की सारी चीजें उनके पास चली जाती है। फिर उसके बाद उनका दायित्व बनता है कि वो जिस प्रकार की चीजें आई हैं उसको तो किस प्रकार से उसको लागू करें, क्या आश्वासन दिया है क्या नहीं दिया। बहुत सारी कमेटीज में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि कोई भी अधिकारी जब वहां जाता है कमेटी के सामने तो उसको शपथ पत्र देकर के बात करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अगर जानकार लोग वहां विधायक मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से कमेटी का महत्व बढ़ता है, और फैसले भी होते हैं और काम भी होते हैं। और जब ये फील्ड में जांच करने जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर बहुत सारी चीजों का निर्णय भी करके आने का अधिकार इस कमेटीज को होता है, क्योंकि सरकार उसको मानती है। तो मैं उसके लिए प्रभावशाली तरीके से, क्योंकि मैं भी सुन रहा था पूर्व विधायकों का जो सम्मेलन हुआ था, वहां निश्चित रूप से सीपी जोशी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि हमारी इच्छा है कि हम किसी प्रकार से पूर्व विधायकों का उपयोग करें। तो सब पूर्व विधायक जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि हम इस चीज के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि जो सीनियर विधायक है वो निश्चित रूप से उनकी तमन्ना रहती है कि ऐसा ना हो कि वो जो कुछ उनके पास ज्ञान है वो खजाना अगर वितरित करेंगे तो खजाना खाली नहीं होता, उन लोगों के काम आने वाला होता है जिसको की जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती है। एक परिपक्व विधायक बनने के लिए निश्चित रूप से ट्रेनिंग होनी चाहिए, जीतना अलग बात है और विधायक की जिम्मेदारी निभाना एक अलग बात है। बहुत सारी चीजें हैं, और जो व्यवहारिक लोग होते हैं, अब देखिए भैरू सिंह जी थे तो वो खुद नए विधायकों को तैयार करते थे। इस बार मैंने विधानसभा में देखा कि प्रतिपक्ष के नेता हर चीज में बोल रहे थे, अपने विधायकों के माध्यम से बोलना चाहिए, उनको बुलवाना चाहिए था। आप तो बजट के समय बोलो, कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे बोलो तो आपकी इज्जत और वो रहती है। आप हर चीज में आप बोल रहे हो, आपका विधायक नहीं बोल रहा है,
आप विधायकों को तैयार करके मटेरियल दीजिए, उनको बुलवाइए और उनकी कमियों को पूछ लीजिए। तो आप ऐसी स्थिति में तो सारी चीजों में आप परंपरा से बन गई है ये सब चीजें क्योंकि आपके जो पुराने विधायक है, अगर उनको जिम्मेदारी यदि मिलेगी, पार्टी भी दे सकती है अपने स्तर पर, विधानसभा भी दे सकती है, तो अपने विधायकों को तैयार करके कि कैसे बोला जाए, कितने तरीके से क्या क्या चीज उठाई जाए, कम समय में अच्छे से अच्छा बोले और तथ्यात्मक रूप से पेश करें। ये सारी चीजों का होना चाहिए। पैसों का तो कोई ज्यादा मायने ही नहीं रखता, क्योंकि आप पैसा कोई बहुत ज्यादा नहीं रखता, लेकिन जिस प्रकार से बढ़ाया गया है, क्योंकि इतना बढ़ा दिया है, इसलिए संसदीय कार्य मैं एक बार बयान मैडम के पास जाना चाहूंगा। एक बार में मैडम, वेतन भत्ते देखिए समय की आवश्यकता होती है। आप लोग जब मंत्री थे तो 4,000 रुपए आप लोगों को मिलते थे। आज 4,000 रुपए में कहीं पे मकान मिल ही नहीं सकता, एक कमरा भी नहीं मिल सकता। समय के साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि एमएलए मंत्री जिस मकान में रहते हैं एक स्तर होता है, उनके लोग आते हैं उनके पास में स्पेस भी होना चाहिए और खुद का पारिवारिक एक जीवन भी उनका होता है, उसके लिए भी उनको सेपरेट चाहिए। लेकिन यहां जो एक सवाल खड़ा हो रहा है वह खड़ा हो रहा है, क्या उचित समय चुना गया वेतन भत्तों के लिए? तो पहला ही बजट था, अभी तो दूसरा हाउस सदन 15वीं विधानसभा का दूसरा ही सत्र था। क्या इसे थोड़ा सा टाला जा सकता था? क्योंकि ये सवाल मैं यूं कर रहा हूं कि एक तरफ तो जिस तरह से योजनाएं, कोई पीने के पानी की योजना है या सड़कें हैं, पुलिया है, वो रुकी हुई है कि सब पैसे का अभी मैनेजमेंट बैठ नहीं पा रहा है, तो इसे टाला जा सकता था? हाँ, कुछ समय के लिए टालना उचित था, क्योंकि कई बातों में हमारे पास पैसे की कमी है, ये है वो है। डेवलपमेंट के बारे में जब ये बात की जाती है तो ऐसे मौके पे इस तरह से बढ़ाना, सत्कार भत्ता भी, पेंशन भी, तनख्वाह भी, फिर आपके मकान का किराया भी, फिर डेली अलाउंस भी, सारी चीजों में जो इजाफा किया गया, उससे बाकी लोगों को एक आलोचना का मौका मिला। जी, फेजेज में किया जा सकता था। फेजेज में किया एक बार आप हाँ, जो वेतन है वो बढ़ा दीजिए, हाँ, भत्ता बढ़ा दीजिए, सत्कार भत्ता को आप रोकिए, या रेंट जो है उसको रोकिए, टेलीफोन सुविधाएं रोकिए। ये बात ठीक कह रही हैं आप। उमेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या वास्तव में इससे टाला जा सकता था या फेजेज में करते? क्योंकि ये तो ये बड़ा सत्र था, दूसरी बैठक है लेकिन नाम की, पहली बैठक की मानिए, क्योंकि पहले तो ओथ हुई थी और 2 दिन हाउस चला था। ये पहला ही सत्र था, ये मान सकते हैं अपन इसे, हालांकि था दूसरा लेकिन पहला ही मान के चलिए। पहले ही सत्र में अगर आप अपनी सुविधाओं के लिए कर देते हो, जैसे मैडम कह रही हैं कि एक आलोचना का पार्ट बन गए, अब आप लोग टाला जा सकता था। देखिए, माननीयों के जो वेतन भत्ते हैं 3 साल में 60 गुना बढ़ा दिए। मैं मानता हूं कि इतना शायद किसी कर्मचारी का, फौजी का या अन्य सेवाओं में जो है उनका कभी नहीं बढ़ा हुआ। आप उनके लिए आयोग बढ़ाते हो, उनका बिल्कुल तेल निकाल लेते हो, उसके बाद उनका वेतन बढ़ाते हो। तो ये ठीक है, माननीय है, आपने कहा कि सब समय है, आते हैं, फुल टाइम पॉलिटिक्स में होना चाहिए। पहले विधायक को, एक टर्म विधायक को 2,000 रुपए मिलते थे, 2 टर्म वाले को 4,000 रुपए मिलते थे। टर्म के हिसाब से इनका होना चाहिए था। अब आपने बढ़ा दिया कि कितनी दफे आएगा, 1 दफे बढ़ो चाहे 100 दफे बढ़ो, उसका ये हो गया, पेंशन हो गया। ये सब चीजें ऐसे कि आम जनता में आक्रोश पैदा करने वाला निर्णय मान सकता हूं मैं इसको। लेकिन ये चीज है कि ठीक है, किसने कहा है कि आप सब पॉलिटिक्स में आओ? किसने कहा है कि आप वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए मांग कीजिए? कोई ने नहीं कहा होगा। बहुत से लोग हैं जो सेवा देने के लिए तैयार हैं, अनेक युवा है जो निष्काम भावना से राजनीति में आने को चाहते हैं। केवल हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमको शुचिता की राजनीति की बात करने वाले लोग लोकतंत्र की गाय को दोहने में लगे हुए हैं। ये सब चीज चलने वाली नहीं। आने वाले समय में जनता का आक्रोश होगा। जनता कहेगी क्या है, जीत गए तो भी इनको सुविधा मिलेगी, हार गए तो भी इनको सुविधा मिलेगी। अब इन चीजों का प्रभाव अलग ढंग से भी होगा। जो मंत्री स्तर के पद हैं निगम बोर्डों के, आपको उन पे भी चीजें लागू करनी पड़ेगी। निगम बोर्डों के जो भी जितने भी हैं, तो लागू है ना, इसमें है खर्चा बढ़ गया ना, अप्रत्यक्ष रूप से हमने खर्चा बढ़ा दिया। नहीं, लेकिन उनकी पेंशन का कोई वो नहीं है, पेंशन का नहीं है। ये चीजें महापौर पे, उप महापौर पे, पार्षद सब पे होगी। यानी हमने लोकतंत्र को एक ऐसी खिचड़ी बना दिया कि मांगने वालों की एक फौज हमने बना दी कि आए कोई काम मत कीजिए, केवल वेतन भत्ते इनकी बात कीजिए। आपको गार्ड भी मिलता है, पीएसओ मिलता है, आपको एक कर्मचारी जो सेवा राज्य कर्मचारी, वो आपको एक एलडीसी के रूप में मिलता है। उससे पैसे मिलते हैं आजकल, सब सुविधा है। वो नहीं लो तो नहीं लो तो यानी अब कई सब लेते हैं, करीब सब लेते हैं। वो किसी अपने रिलेटिव को, किसी को लगा लेते हैं, वो अलग बात है, बाकी लेते सब है। ये सब चीजें हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र को हमने एक ऐसी खिचड़ी बना दिया, महंगा खेल। यानी
सुमित्रा जी तो बहुत परिपक्व हैं, इन्होंने तो दुनिया को देखी है। राजनीति में मैं मानता हूं कि राजस्थान में इनसे ज्यादा परिपक्व कोई होगा नहीं। जब पहले लोकसभा चलती थी 21 रुपए भत्ता मिलता था, और वो भी उस समय मिलता था जब सदन चलता था। क्या लोकतंत्र के नुमाइंदों से ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि अपना वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए कोई विरोध नहीं हो, कुछ नहीं हो, ध्वनि मत से विधेयक पास? तनख्वाह के अलावा जो भत्ता मिलेगा इनको 2500 रुपए, सॉरी 2000 रुपए, वो तो तभी मिलेगा जब बैठक होगी। लेकिन बैठक इतनी होती है कि आपको आवश्यक नहीं। कमेटी की बैठक, कमेटी की तो आए दिन फिर वहाँ क्षेत्र में जाएंगे तो वो अलग भत्ता, 70,000 रुपए हुआ है, लगभग 2 लाख रुपए शायद प्रतिभागी को। एक बात निवेदन करना, जी, ये जो गाड़ी नहीं लेता है उसके पैसे 10 दिन तक उसके पैसे मिलते हैं, ये नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि इससे आदमी जाता नहीं है इलाके में। जैसे मैं थी तो मैं 7 दिन का था उस समय, तो मैं 7 दिन फिरती थी गाँव में गाड़ी लेकर के, 7 दिन फिरती थी, क्योंकि रात की गाड़ी अपने को क्या तकलीफ है, फिरती थी लोगों के बीच में। तो कई लोग ऐसे हैं पैसे के लिए जाते नहीं है, वो पैसा उठा लेते हैं, तो उससे जनसंपर्क नहीं हो पाता है, जीवन संपर्क नहीं हो लोगों के साथ, तो ये बहुत बड़ी नहीं। लेकिन समय आने पे फिर वो संपर्क भी कट हो जाता है, फिर कहा जाता है कि इस बूथ की सभी लाइनें आपके लिए व्यस्त हैं। जैसा कि अवसर होते हैं फिर, वो अलग बात जैसा कि अभी श्याम जी जाते नहीं है फिर लोग बात, जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथी श्याम जी बता रहे थे कि इस सदन में पूरा जो, ठीक है कोई भी हो, आप अनुभवी है, आपको मालूम है, पार्टियों को समय मिलता है, उस समय के अनुकूल वो चाहते हैं कि उनका प्रभाव अच्छे ढंग से जनता में जाए। यदि मानिए नेता प्रतिपक्ष उसमें नहीं बोलेगा, उपनेता नहीं बोलेगा, अपरिपक्व विधायक को आपने दे दिया तो विषय को गौण कर देगा। इसलिए कभी कभी सदन में जनता में क्या मैसेज जाए, इसलिए नेता प्रतिपक्ष को या उपनेता को ही बोलना पड़ता है। हम यदि इसको कहें कि नहीं, अपरिपक्व व्यक्ति जो पहली बार विधायक बन के आया है वो कई विषयों को समझेगा नहीं, क्या विषय है विषांतरण पर बोलेगा, कुछ बोल नहीं पाएगा, तो इसलिए क्या है कि जनता में मैसेज नहीं दे पाएगा। ये पार्टी का आंतरिक मामला होता है कि किसको बोलना देना है, किसको नहीं बोलना देना है। लेकिन मैं यहाँ एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि हमने एक ऐसा ये कोने के गुड़ लगा दिया कि अब राजनीति में जो आने वाला व्यक्ति है वो देखेगा कि मुझे कितना पानी फ्री मिलेगा, बिजली कितनी फ्री मिलेगी, टेलीफोन की क्या सुविधा मिलेगी, बाद में क्या होगा। अब आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि कहीं प्रतिनियुक्ति वाली मामला न होने लग जाए इसमें भी, कि साहब मैं खत्म हो गया तो मेरे बच्चों को भी दो, उनको भी दो, क्योंकि जब कोई पत्नी को तो मिलता है, पत्नी को 100 टिकट। वैसे मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, मैडम को मालूम भी है, हालांकि ये बात उठी थी पिछले कार्यकाल में जब कैलाश जी अध्यक्ष थे, तब बात ये आई थी कि उदयपुर या डूंगरपुर में कोई एक्स एमएलए नरेगा में मजदूरी करते हुए मिले थे वो। तो वास्तव में जो हाउस का मेंबर रहा है, चलिए एक सम्मानजनक जो आपसे रखना चाहते हैं उनकी, कई लोगों की स्थितियां, हर आदमी की नहीं है कि वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, कई लोगों की परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनके पास में व्हीकल्स भी नहीं होते हैं, किसी कैसे वो जीत करके आ गए अपनी सेवा के माध्यम से, अपनी लोकप्रियता के माध्यम से, लेकिन कोई ना कोई जरिया ऐसा होना चाहिए कि जिसके लिए वो अपना जीवन यापन कर सके। बड़ी चिंता की बात थी उस वक्त, ये सदन के सभी लोग, घनश्याम तिवारी ने मामला उठाया था, जब कहा था कि आज हम ये 3 साल पहले का जो आप जिक्र कर रहे हैं सर, उसके पहले ही ठीक उन्होंने घनश्याम तिवारी ने उठाया था, जब उन्होंने कहा था कि बड़ा तकलीफ का ये विषय है जिसपे मैं अभी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि एक माननीय एक्स एमएलए नरेगा में मजदूरी कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे थे वो। ये बड़ा एक चिंता का विषय है। यूं तो देखें तो ये देखिए, जिस विधायिका का वो पार्ट रहा वो हो, लोकतंत्र के पवित्र सदन का हिस्सा रहा हो, तो मुझे लगता है कि पेंशन देने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, एक सम्मानजनक उनको, ताकि वो जीवन यापन कर सके। इतनी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, मेडिकल सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन 2 चीजें इस पे सवाल खड़ा होना लाजमी है। एक तो अवसर जो था फ्रीजेज में आप बढ़ा सकते थे, एक बार के लिए आपने वेतन बढ़ाया, उसके बाद में आप भत्ते बढ़ा सकते थे, दूसरी सुविधाएं बढ़ा सकते थे, लेकिन यहां तो मुझे लगता है कि 5 साल, और ये तय मान के चलिए कि आज जो वेतन भत्ते बढ़े हैं कि इसी कार्यकाल में दोबारा जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि जाते वक्त बहुत सारी चीजें करके जाते हैं कि पता नहीं अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह आती है युवाओं में नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन देखिएगा सर, हो सकता हम दोबारा चर्चा करेंगे इस बात पे। माननीय है, यह एक बात, छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। 1 अप्रैल
श्याम जी, मैं एक छोटा सा निवेदन और करना जो रोचक बात है, 1 अप्रैल से मिलेंगे ये 1 अप्रैल से ये फाइनेंशियल ईयर जब से शुरू हो रहा है उसी दिन से ये वेतन भत्ते मिलना शुरू होंगे, बढ़े हुए वेतन भत्ते उस दिन से लागू होंगे। ये जिसमें साफ कहा है कि 1 अप्रैल। मैं यहाँ एक निवेदन और करना चाहूंगा आपसे कि जो कर्मचारी 2004 के बाद में सेवा में आया, आप उसको पेंशन नहीं दोगे, तो ये युवाओं में आक्रोश आएगा कि नहीं आएगा? उनकी मांग है पेंशन मिले, उसका भी भविष्य का क्या होगा? पीएफ ईएफ से उसका काम नहीं चलने वाला। हम युवाओं में आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो योगी जो 2004 के बाद कर्मचारी आया एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, मैं एक बात उमेंद्र जी आपसे और श्याम जी से दोनों से मैं कहना चाहूंगा, ये बात सही है कि मेरे को जो लगता है इसमें समय उचित नहीं था, क्योंकि राज्य की आर्थिक स्थिति जिसको लेकर के कहा जा रहा है, चर्चा है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, ये अपना गवर्नमेंट का अपना एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो किस तरह से काम करा रही है। जब कहा यह जाता है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, हाँ, तो वो वाली बात है। आप ये बांट रहे हो, वो एक इसमें तकलीफदेह बात है। बाकी तो देखिए साहब, कई स्टेट्स के अंदर आज भी यहाँ के एक्सएमएलए और एमएलए से ज्यादा वेतन भत्ते सब चीजें मिल रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आज 65,000, 75,000, 55,000 रुपए सिर्फ एक यूडीसी की सैलरी होती है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं, उसको 2004 के बाद वाले को थोड़ी मिलेगी। हाँ, उनको नहीं मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी। ये आक्रोश वाली बात है। नहीं, लेकिन वो तो जो उनका पीएफ है वो सरकार जमा कराएगी, तो उससे पैसा तो काफी मिलेगा, वो तो उससे ले सकता है। ऐसी बात नहीं कि उसको जब इतना पैसा होगा जमा करेगा तो बैंक उतना पैसा मिल पाएगा उसको, तो दिक्कत नहीं। क्योंकि आप नौकरी करने जाते हो तो आपके टर्म्स एंड कंडीशन सामने है, करो नौकरी, कौन मना करता है? आपको जरूरत है, थोड़ी ना कहता है कि नौकरी करोगे तो आप टर्म्स एंड कंडीशन पहले से तय होती है। यही चीज राजनीति में आती है कि आवश्यक है क्या कि आप चुनाव लड़े, आवश्यक है क्या बहुत से लोग सेवा देने के लिए, निःशुल्क सेवा देने के लिए बहुत से लोग हैं, कोई वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए कोई राजनीति में आता है। उमेश जी, मैं मान के चलता हूँ वेतन भत्ते दिए जाने चाहिए, उसमें 2 राय देने चाहिए, लेकिन उसके बाद जो काली कमाई करने वाली स्थिति बनती है वो नहीं करनी चाहिए। बस ये प्रतिबद्ध लगना चाहिए कि आप सेवा भावना से काम करो। आप अगर विभाग के मंत्री हो तो आप विभाग को सुधार करो। काम करेंगे तो दोबारा जीत के आएंगे, नहीं करेंगे तो दोबारा हार जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको, क्योंकि आप आधुनिक युग में जी रहे हो, तो आप सुविधाएं नहीं दोगे तो जनप्रतिनिधि, ये तो है नहीं कि आप सारा घर से लगा के सारा करोगे। आपके पास पैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि इससे भी कोई ज्यादा काम नहीं चलता, जो जिस तरह के खर्चे, जिस तरह से लोग उनके पास आते जाते हैं, तो आप देखिए खर्चे तो होते हैं निश्चित रूप से, ये बात है। लेकिन आप, क्योंकि आपके पास साधन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, विधायक के पद से साधन नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं विधायक जी को आपको 5 बोरी गेहूं दे देगा, कोई क्या देगा, कोई क्या देगा, ऐसे बहुत सारे चीजें देखने को मिलती है, ऐसे नहीं कि नहीं मिलती है। अब लेकिन क्योंकि उसकी नैतिकता क्या कहती है क्या नहीं कहती है, हाँ, वो तो कोई बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि अधिकारियों से आप बंदी लेने लग जाते हो, ये करने जाते हो, अपने क्षेत्र में जिस प्रकार का वातावरण कर देते हो खड़ा, वो वातावरण नहीं करना चाहिए आपको। मैं तो नहीं पक्षधर हूं कि आपने बहुत ज्यादा बढ़ाए जाने चाहिए, इतना ही नहीं बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि आपके पास पक्ष और विपक्ष का जो विरोध ही नहीं है, आपने दोनों बैठ गए एक साथ। इसके मतलब ये हुआ कि आपका विरोध करने वाला तो था ही नहीं, आपने कहा ये कर लो, क्योंकि आपको कोई यहाँ पे भी, अगर आपको जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप 8 स्टेट में जाइएगा, वहाँ क्या कुछ मिल रहा है, एक रिपोर्ट तैयार करते, अब एक साथ आपकी रिपोर्ट भी आ गई, क्योंकि आप देखिए बजट पारित हुआ 29 तारीख को बजट पारित हुआ है, और ये 5 तारीख को इन्होंने ये कर दिया। एक सप्ताह के अंदर हरियाणा का तो ज्यादा है, हरियाणा में भी 40,000 है, 40,000 है, उसने बताया 40,000 है। सुनिए जी, यदि कोई 5 टर्म जीत जाता है हमारे यहाँ, तो 5 टर्म जीतने वाले को 2.5 लाख रुपया मिलता है। हाँ, वो तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा 2.5 लाख रुपए किस चीज के? वेतन नहीं, पेंशन, हाँ, मतलब 5 टर्म। लेकिन मैडम यहाँ पे भी है कि 25 ईयर नहीं, यहाँ पे भी अपने आप भी है कि 25 साल हो गए, जब अगर 70 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो उसको 20% का इजाफा होता है। यहाँ पे भी है ना, ये तो राजस्थान में 70 साल की जो उम्र पूरी कर लेता है, 5 बार के जीते बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा। मैं आपसे बताऊं, झुंझुनू के बताती हूँ आपको। झुंझुनू के अंदर मैं 9 बार, शीश राम जी ओला 8 बार, रामनारायण चौधरी 7 बार, सुंदरलाल 7 बार, भंवर सिंह 5 बार, श्रवण कुमार 5 बार। तो क्या बात करो आप, हाँ, बहुत सारे इतने लोग हो गए ना।
पेंशन आधी ज्यादा तो झुंझुनों में ही चली जाएगी। तो मर गए बेचारे, कहाँ चली जाएगी? शीश राम बोला नहीं है, आपके रामनारायण जी नहीं है। नहीं, उससे पहले ये भी होता था कि आप अगर विधानसभा की पेंशन लेकिन तो पहले पार्लियामेंट की पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन अब दोनों मिल रही है। दोनों पहले बीच में रोक लगी थी, बीच में रोक। अब आप दोनों के रह ले, वो बैरियर हटा दिया, वो राइडर दोनों की पेंशन लेने। ये मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं इसमें थोड़ा सा मैं मैडम से एक बात जानना चाहूंगा। ये एक राज की बात है। ज्यादातर समय ये देखा गया है कि जब प्रोसीडिंग होती है हाउस की कि आज का बिजनेस ये ही आने वाला है, बाकायदा उसका मीडिया के पास में उसका लेटर आता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि वेतन भत्ते या कुछ इजाफा सुविधाओं में किया जाना, वो कहीं पे मर्ज नहीं होता है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से पता लग जाता है तो मीडिया में आ जाती है ये बातें। ऐसा क्यों होता है? उसको दर्ज क्यों नहीं किया जाता है? ये मैं जानना नहीं, मैडम से जानना चाह रहा हूँ। हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को क्योंकि आपको अधिकार होते हैं, पता है। क्योंकि इस बार विधानसभा अध्यक्ष जब खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं 2 बिल ऐसे ला रहा हूं जो मेरे अधिकारों का उपयोग करते हुए, क्योंकि आज समिति की सलाहकार समिति की बैठक में भी तय नहीं हुआ था कि बिल आएंगे, मैं अब सारे अधिकारों का उपयोग करते हुए उन दोनों को पेश करने का अधिकार संसदीय कार्य मंत्री को देता हूं। और वो तत्काल ही आया और उन्होंने रखे। और हाँ, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, उनको ये भी पता नहीं था कौन सा बिल, वो उचूक में 2 बार पढ़ गए एक बिल को। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें आपको बढ़ा रहे हैं, तो आपको डरना क्यों? जब आप कहीं से आप सुविधा ले रहे हैं तो आप डिस्कस। वही मैडम से मैं जानना चाह रहा था, ऐसा क्या राज क्या है इसमें? राज ये है कि उनको लगता है कि हमारी तनख्वाह हम खुद बढ़ाने वाले भी खुद, देने वाले भी श्रीनाथ जी, लेने वाले भी श्रीनाथ जी। तो ऐसी स्थिति में आपका भी कोई ना कोई तो वहाँ कमेटी बननी चाहिए थी, उस पर बाकायदा रिपोर्ट पेश होनी चाहिए थी। रिपोर्ट के लिए कहना, लेकिन रिपोर्ट का रिपोर्ट पेश ही नहीं हुई इसमें। मैं कह रहा हूँ ये दोनों बिल है, इसमें कहीं रिपोर्ट का पेश ही नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप देखिए प्रतिपक्ष के नेता को उसमें चेयरमैन बना दिया उस कमेटी का, मंत्रिमंडल की कमेटी बनाई थी। वो 8 स्टेट में के वहां का अध्ययन करेगी और वहां क्या क्या सुविधा मिल रही है उसके अनुरूप यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ तो उन्होंने कहा कि ये बात तो सही है कि अब 35,000 पेंशन, 40,000 भी है कहीं पेंशन, कहीं 50,000 तक का भी है। तो हमारे यहाँ बढ़ाया तो है, 10,000 एकदम बढ़ाया है और उनको बाकी सुविधाएं दी है, लेकिन इतना पैसा, बाकी जो सुविधाएं और बढ़ गई है, क्योंकि मंत्री को तो सारी सुविधाएं राज ही देता है, उसको तो कोई कमी होती ही नहीं, जब भी जहां जाता है वहां सारी सुविधाएं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन उसका दायित्व जो बढ़ गया है, जो कर्तव्य बढ़ गए हैं, उसके अनुरूप उस विभाग को उस सेवाएं देनी चाहिए। उसमें दिखना चाहिए कि मंत्री जी आए तो उसमें कुछ बुझापा हुआ। जैसे मैडम जब बिजली मंत्री थी तो उन्होंने बहुत कुछ चीजें की थी, बहुत सारी चीजें विभाग में रह करके, क्योंकि बहुत जो लोग ईमानदारी से और ढंग का काम करते हैं तो विभाग में बहुत सारी चीज दिखती है। अब क्योंकि तबादले जब होते हैं तो क्योंकि विधायकों के माध्यम से तबादले, मंत्री कुछ हो सकता हो कि भ्रष्टाचारी करते हो, बहुत सारे मंत्री तो क्योंकि विधायक करते हैं भ्रष्टाचारी, मंत्री के ऊपर उसका आरोप लग जाता है। ये बात हकीकत में चाहिए कि विधायक किस तरह की चीजें होती है के पैसे लेते हैं। और हर आदमी पे हमें आरोप नहीं लगा सकते। कुछ नहीं, मैं सभी पे नहीं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना कि मंत्री सारे भ्रष्ट नहीं होते, सब चीज नहीं होती, लेकिन रेपुटेशन लेने के लिए इतना और काम करना कि ये सब्जेक्ट नहीं है। जो आदमी तबादले के पैसा देता है वो चौराहे पे खड़ा होकर कहता है कि मैं तबादला करा के लाया हूँ, उसको पैसे चाहिए, आज नहीं तो कल कहेगा, 100% कहता है। और जनप्रतिनिधि कोई भी हो, अगर वास्तव में एक तरह से ये एक बैड हैबिट कहूंगा मैं तो इसको, अगर एक बार ये मुंह खून लग जाता है तो छूटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पैसा उसी तरह से आना शुरू हो जाता है। खैर, लेकिन हम बात वेतन भत्तों की कर रहे हैं, तो वेतन भत्ते बढ़ाना कुछ हद तक लाजमी है, लेकिन समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता जब प्रदेश की स्थिति के बारे में लगातार ये बात उठ रही है कि फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, 3,09,000 करोड़ का कर्जा है प्रदेश पर। ऐसी स्थिति में अगर ये जिस प्रकार से पूरा देख करके हो रहा है कि 60 करोड़ रुपए का अगर अतिरिक्त भार हमारे पर इससे पड़ जाएगा, तो आप 60 करोड़ रुपए कहा इतना भार में 36 करोड़ 41 लाख 31 करोड़ 46 लाख रुपए प्रति माह इससे असर पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा इसके हिसाब से कि ये बनता है कि 400 करोड़ रुपए करीब खर्चा इस स्टेट के ऊपर आएगा। 400 करोड़, क्योंकि आज की आप देखिएगा किसानों के कर्जे आपने माफ किए, बिना बजट के कर दिए आपने, क्योंकि आपकी पॉलिसी थी, आपने किसी को पूछा नहीं, जिसका पैसा है उससे किसी से नहीं पूछता कोई,
बजट आपको अधिकार, देखिए कोई भी सरकार होती है ट्रस्टी होती है, असली मालिक तो जनता होती है। आपने उससे पूछा ही नहीं, आपको कर्जे माफ इसलिए करने कि आपने वोटों के आधार पर आप सत्ता में आए। लेकिन कहा यह जाता है कि हमने इस पैसे को यूटिलाइज किया है। अगर आज प्रदेश पे कर्ज है तो हमने एसेट्स खड़े किए हैं, हमने यूटिलाइज किया है, लेकिन सामने वाला यूटिलाइज नहीं करता। ये दोनों तरफ से कही जाती है बात। तो जैसे आ रहा था कि बीजेपी की सरकार ने तो 31% की संपत्ति बनाई खर्च कर करके, इन्होंने 65% बनाई। तो ये सारी चीजें वो सारी बातें हैं। लेकिन आप, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आप देखिए रिंग रोड बना, आप सामने आ गया रिंग रोड क्या बना, द्रवती नदी सामने, पोल खुल गई नहीं सारी चीजें, क्योंकि परमात्मा सब दिखाता है यहीं पर, क्योंकि आपने काम अच्छा नहीं किया। वो उसको ये पता नहीं था कि बारिश इतनी तेज होगी और आप बहाव इतनी तेज होगा, सब कुछ उड़ा के ले जाएगा। आप देखिए पूरी जगह अगर जांच होगी, जिसमें जांच की घोषणा की, अगर ईमानदारी से जांच होगी तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें सामने आकर के कार्रवाई होनी चाहिए। जांच हो जाने के बाद कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो दायित्व आपको दिया, माध्यम से नहीं होनी चाहिए। देखिए जो दायित्व आपको दिया है तो ईमानदारी से निभाइए। वेतन भत्ते का तो कोई बड़ी बात नहीं होती। आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो पैसा तो सरकार ला सकती है। काम करने वाले लोग ईमानदारी से होते हैं तो निश्चित रूप से उस राज्य का विकास भी होता है और तरक्की भी होती है। बात नहीं कि सारी बातें जनप्रतिनिधि कोई काम ही नहीं करता। जनप्रतिनिधि को निश्चित रूप से 15 से 16 घंटे रोजाना काम करना पड़ता है, चाहे बोले कोई भी जनप्रतिनिधि हो। जो काम देखिए आप पढ़ते हैं, अब तो विधानसभा में किताबें आने बंद ही हो गई। पहले तो किताबें लाते रहे रेफरेंस के लिए। मैं जानता था कि नरेंद्र सिंह भाटी सबसे ज्यादा बड़ी किताबें रख करके बैठते थे और बाकी लोग भी किताबें रख करके अपना अपना वर्जन देते थे, सब कुछ करते थे। इस बार जिस प्रकार का ढर्रा देखा गया कि आपके रेफरेंस कर रहे हैं तो अखबार के माध्यम से कर रहे हैं। कभी भी विधानसभा में अखबारों के माध्यम से मामले नहीं उठाने दिए जाते थे और कोई भी मामले अगर अखबारों का जिक्र भी कर देता था तो उसको कंडेम किया जाता था, क्योंकि आप अपनी नॉलेज के आधार पर, अपने तथ्यों के आधार पर। खैर वक्त बदल रहा है। कोई वक्त था कि जब अखबार विधानसभा से निकली खबरों से फ्रंट पेज पे रंगे जाते थे, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। तो देखिए आज अखबार जो है, आज अखबारों के आधार पे विधानसभा में मुद्दे तय होने लग गए हैं। तो ये समय बदल रहा है। देखिए ये जनतंत्र का हराश है। आप ये मान के नहीं गिरिए कि आप सूचना दे रहे तो उनके तंत्र भी इतने मजबूत होते थे पहले कि आप अखबार में छप रही उससे ज्यादा की जानकारी उनके पास भी होती थी। ये नहीं कि आप नहीं होते थे, क्योंकि वो आज भी ऐसे विधायक आज भी हैं जो अपनी एक्सरसाइज से कर रहे हैं। खैर चलिए, हम बात करना चाह रहे थे पूरे मुद्दे की। अगर हम बात करें तो वेतन भत्ते माननीयों के जो बढ़े हैं उसको लेकर के बढ़ने चाहिए। समय की आवश्यकता है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ हमारे पास में जो रोचक चीजें और निकल करके आई हैं कि वास्तव में XMLH की सेवाएं ली जानी चाहिए, जिसपे CP जोशी ने हामी भी भरी है। और कुछ जो एक बड़ा ऑब्जेक्शन पब्लिक के बीच चर्चा का है वो ये है कि जब एक तरफ तो राजस्थान के अंदर ये कहा जा रहा है कि पैसे की कमी है, दूसरी तरफ बेतहाशा वृद्धि जो की जा रही है ये एक चिंता का विषय है। इसको फेजेज में बढ़ाया जा सकता था, कुछ दिन के लिए टाला जा सकता था। जब गाड़ी पटरी पे आती तो उसके बाद में इस सारी सुविधाएं में इजाफा भी किया जा सकता था। खैर चलिए, ये हमारी चर्चा का एक विषय था। हमने मैडम से मार्गदर्शन लिया और हमारे पत्रकार साथी हैं वो जो बिल्कुल अपनी तरीके से का एक्सपीरियंस और पब्लिक के बीच की जो चर्चा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्याम जी क्या क्या